अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जनाब, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर देर किए बगैर चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पार्ट 2 है आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीजा का, जिसके पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि इस टेस्ट को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और जब हमने इस टेस्ट को देने के लिए जाना है तो ये टेस्ट हमसे किस तरह से लिया जाता है, इसके कितने फेजेस हैं और उन फेजेस के आगे से कितने स्टेप्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को बहुत लाइक किया, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और आप लोगों से मैंने कहा था कि अगर आप लोग इस टेस्ट के हवाले से मुझसे और क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे यूके स्पाउस वीजा के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिनके आंसर्स मैं आज की वीडियो में आपको दूंगी। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि हम इस टेस्ट को बुक किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको यही कहूंगी कि आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है इस टेस्ट को बुक करने के लिए। आपने अपने कंप्यूटर से सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाना है और जब ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर आप चले गए, उसके ब्रिटिश काउंसिल के होम पेज पर आप हैं तो आपके पास एक मेन्यू की ऑप्शन आएगी। आपने उस मेन्यू में जाना है और आप जब उस मेन्यू में जाएंगे तो आपके पास टेस्ट बुकिंग की ऑप्शन आ जाएगी और आपने उस टेस्ट बुकिंग की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और अब जब आपने उस टेस्ट बुकिंग की ऑप्शन को क्लिक कर दिया है तो आपके पास आइल्स टेस्ट की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आइल्स जो है वो बहुत सारे एग्जाम के हैं। अब आपने ध्यान में इस चीज को रखना है, इस बात को रखना है कि आप कौन सा आइल्स बुक करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत ही ध्यान के साथ आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट को चूज कर लेना है उस लिस्ट में से। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट को चूज कर लिया है। ठीक है, अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स वो आपसे लेगा। ठीक है, आपने वो उसमें पुट कर देनी है। इसके अलावा आपके CNIC की कॉपी यानी कि कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास उस वक्त मौजूद होना चाहिए। आपने करना क्या है कि आपने अपने ID कार्ड की एक पिक्चर लेनी है फ्रंट से, एक पिक्चर लेनी है बैक से। ठीक है, और वो आपने अपने उस फॉर्म में अटैच कर देनी है साथ में। ठीक है जनाब, और इसके अलावा आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दी, आपने अपने CNIC की कॉपी उनको दे दी। ठीक है, अब जब आपने ये सब काम कर लिया तो आपके पास ओपन हो जाएगा इस टेस्ट को बुक करने का स्लॉट। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी महीने, दिन और वक्त को चूज करने की। ये टेस्ट जो है वो तकरीबन एक महीने में 3 दफा मुनक्किद किया जाता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी और अपनी सहूलत के मुताबिक इस टेस्ट को अपने टाइम और अपने दिन के हिसाब से, जो आपको दिन सूट कर रहा है, जो टाइम आपको सूट कर रहा है, उसमें आप इस टेस्ट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने अपनी मर्जी का स्लॉट बुक कर लिया है। ठीक है, आपका स्लॉट भी बुक हो गया, आपकी डिटेल्स भी उनके पास चली गई और आपके CNIC की कॉपी भी उनके पास चली गई। ठीक है, अब बारी आती है आपकी फीस पे करने की। तो फीस कैसे पे करनी है वो बता देती हूँ। अच्छा जी, फीस पे करने के लिए आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत है, जिसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपके अपने अकाउंट से होना चाहिए। कि अब आप सोचें कि ओहो मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, इसकी फीस पे करने के लिए तो पहले मुझे अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी फैमिली मेंबर, किसी रिलेटिव, किसी आप अपने जानने वाले के कार्ड से आप इसको फीस को पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी फीस कितनी है वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो जनाब इसकी फीस जो है वो आजकल पाकिस्तानी रुपीस में 24,000 है, यानी कि 24,000 रुपए। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने तमाम डिटेल्स अपनी उस फॉर्म में फिल कर दी हैं, आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दी है, आपने अपना टेस्ट का स्लॉट भी बुक कर लिया है और फीस भी आपने अपनी पे कर दी है अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू। ठीक है। तो अब जनाब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आपको एक ईमेल मौसूल हो जाएगी जिसमें ये तमाम डिटेल्स होंगी, जिसमें आपका एग्जामिनेशन का आपका जो स्लॉट है जो आपने बुक किया है वो भी होगा। ठीक है। उसमें आपकी नाम, आपकी फर्दर थोड़ी बहुत जो डिटेल्स हैं वो उसमें शामिल होंगी। अच्छा जनाब, अब आपको जो ईमेल मौसूल हुई है उसका आपने ले लेना है प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट लेकर आपने रख लेना है अपने पास संभाल कर, और जिस रोज आपने टेस्ट देने के लिए जाना है तो आपने उस प्रिंट आउट को साथ लेकर जाना है। एक तरह से ये आपकी, जिस तरह से हमें किसी भी एग्जाम के लिए रोल नंबर स्लिप आती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। आपकी ये स्लिप है, आपने इसको अपने साथ लेकर जाना है अपने टेस्ट वाले दिन। और एग्जामिनेशन वाले दिन आपने अपना जिस कार्ड से आपने पेमेंट की है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, वो भी आपने अपने साथ लेकर जाना होता है। वो एज अ एविडेंस आप अपने साथ लेकर जाते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो जो आपको ईमेल भेजेंगे उसमें उन्होंने लिखी होती हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान के किन 3 बड़े शहरों में इस टेस्ट को लिया जाता है, यानी कि ब्रिटिश काउंसिल किन 3 बड़े शहरों में इस टेस्ट को मुनक्किद करता है। वो बड़े शहर हैं लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। ठीक है। इन 3 शहरों के अलावा इस टेस्ट को कहीं और नहीं लिया जाता। तो अगर आप इन 3 शहरों से ताल्लुक नहीं रखते तो आप अपने किसी भी करीबी शहर में जाकर इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम इस टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यानी प्रेपरेशन इसकी कर रहे होते हैं उनके थ्रू, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही हमें ऑप्शन देती है कि अगर हम चाहें तो वो हमें हमारा टेस्ट भी बुक करके दे सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, या फिर वो थोड़ा कुछ घबराते हैं कि वो इस टेस्ट को बुक नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस टेस्ट को बुक कर लेते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से ही उनकी पेमेंट कर देती है। ठीक है। और फिर वो पेमेंट आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को करनी होती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि हमने इस टेस्ट को बुक किस तरह से करना है और इसको बुक करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ठीक है। तो जनाब, अब हमने अपना टेस्ट तो पास कर लिया है, आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट। ठीक है। अब इसको पास करने के बाद हमारा वीजे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट को बुक करना। ठीक है। यानी कि अपना टीबी टेस्ट करवाना। क्योंकि जब हम यूके के लिए वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे हम किसी भी वीजे की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हम जब अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो यूके की रिक्वायरमेंट है कि हमें अपना ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करवा कर आना पड़ता है। ठीक है। तो जनाब, एक बार फिर से मैं आपको ये बताती चलूं कि इस टेस्ट को लेकर भी आपने बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारे से बुक कर सकते हैं जो कि होम ऑफिस का रजिस्टर्ड इदारा है। ठीक है। यानी होम ऑफिस, यूके होम ऑफिस जो है वो सिर्फ इसी इदारे का किया हुआ टीबी टेस्ट मानेगा। वो किसी भी प्राइवेट आप हॉस्पिटल से या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप वो टेस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जिसका होम ऑफिस ये टेस्ट मानता है। तो आपने मिसगाइड नहीं होना और सिर्फ उसी एक इदारे से आपने इस टेस्ट को बुक करना है। वो कौन सा इदारा है वो मैं आपको बता देती हूँ।
जी तो फ्रेंड्स, अब सिर्फ और सिर्फ हमने इसी एक इदारे से इस टेस्ट को बुक करना है, अपने टीबी टेस्ट को। उस इदारे का नाम है IOM, माइग्रेशन हेल्थ असेसमेंट सेंटर, ठीक है। और अब हमने इस टेस्ट को बुक कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जनाब, अब इस टेस्ट को बुक करने के लिए हमने जाना है IOM माइग्रेशन हेल्थ असेसमेंट सेंटर की वेबसाइट पर, और वहां से हमने लेना है इनका UAN नंबर, ठीक है। और उस UAN नंबर को लेकर हमने उस पर करनी है कॉल, और उसके थ्रू हमने करना है अपना टेस्ट बुक, ठीक है। जो भी अपॉइंटमेंट हम लेंगे उस अपॉइंटमेंट के टाइम पर हमने अपने उस जो इदारे में जिस भी हमने शहर में बुक की है उस शहर में हमने जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपना टेस्ट जो है वो करवाना है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट जो है वो आपको 2 या 3 घंटे के बाद ही मिल जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप वहीं पर स्टे भी कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक। और ये टेस्ट जो है वो 6 माह के लिए वैलिड होता है। यानी कि अगर हम जनवरी में करवा रहे हैं तो हमारा ये टेस्ट अगले 6 महीने तक वैलिड होगा। यानी कि हम उन अगले 6 महीनों तक अपना जो वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये टेस्ट किन किन शहरों में करवा सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये टेस्ट सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मीरपुर में करवा सकते हैं। अगर आप इन चारों जगह पर नहीं रहते तो आपको जो भी जगह करीब पड़ती है आप वहां जाकर इस टेस्ट को करवा सकते हैं, ठीक है। तो जनाब, इस टेस्ट की जो मौजूदा फीस है वो है 10,600 कुछ रुपए, जो आपने इस टेस्ट को करवाने के लिए पे करनी है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप अपने किसी करीबी डॉक्टर से या अपने किसी करीबी हॉस्पिटल से इस टेस्ट को करवा कर आप उसकी रिपोर्ट जो है वो अपनी फाइल में लगा सकते हैं। तो इससे आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये इदारा जो है वो होम ऑफिस से रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो वो होम ऑफिस वाले जो हैं वो आपका ये टेस्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत अहम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसी एक ऑर्गेनाइजेशन से अपना टेस्ट करवाना है, ठीक है। और इसका एड्रेस, इसका UAN नंबर जो है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अब हमने अपना आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट फॉर यूके स्पाउस वीजा पास कर लिया। हमने अपना ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट भी करवा लिया और टेस्ट हमारा आ गया है नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि अब हम एलिजिबल हैं अपने फर्दर स्टेप को लेने के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्दर स्टेप क्या होगा? हमारा फर्दर स्टेप है हमारा यूके स्पाउस वीजा की जो एप्लीकेशन है हमने उसको फिल करना है, ठीक है। अब हमने जब उसको फिल करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, जिनके बगैर किसी सूरत हम इस एप्लीकेशन को फिल नहीं कर सकते। या अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस वीजा को अप्लाई करने के लिए हमें पूरी करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर हम वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर हम ये कहें कि वीजा अप्लाई करने के लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है वो दूर करती चलूं कि बहुत सारे लोग हमें मिसगाइड भी करते हैं, कुछ लॉयर्स भी इवन के हमें मिसगाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान से हमारा वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं होना। हमारा जो वीजा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्पाउस, चाहे वो
कोई वाइफ है या कोई हस्बैंड है, वो यूके में है, उन्होंने अपने स्पाउस को यहाँ से बुलाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूके से ही वीजा आपका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनको पूरा करने के बाद ही हम इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यूके स्पाउस वीजा। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रहे कि हम किस वीजा की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं यूके स्पाउस वीजा की। ठीक है, और किसी वीजा की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ स्पाउस वीजा की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहली और अहम कौन सी रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी है, और पूरी करने के बाद ही हम इस वीजे को अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब सबसे बड़ी और अहम रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी कोई स्पाउस अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करता है, ठीक है, तो उसकी इनकम 18,600 पाउंड सालाना होनी चाहिए। ठीक है, यानी 18,600 पाउंड सालाना अगर इनकम है तो ठीक है, या इससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर 18,600 पाउंड सालाना से इनकम कम है तो फिर हमारे स्पाउस जो हैं वो हमारा वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये कि हमारे स्पाउस का जॉब एग्रीमेंट। ठीक है, यानी इस बात का सबूत कि हमारे जो स्पाउस हैं वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी है, और वो लेटर जो है वो उनकी कंपनी का होना चाहिए, उसके लेटर हेड पर होना चाहिए। ठीक है, उस पर उनके मैनेजर के साइन होने चाहिए, जो कि इस बात का एविडेंस है कि ये शख्स हमारा एम्प्लॉय है और इसकी इतनी सैलरी है। ठीक है, और जनाब इसके बाद फिर हमारे जो स्पाउस हैं उनकी 6 महीने की लास्ट, यानी कि अगर हम जनवरी में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उससे लास्ट जो 6 मंथ्स होंगे उसकी पे स्लिप्स उन्होंने उस फाइल में अटैच करनी है। ठीक है, जो इस चीज को शो करेंगी, इस चीज का सबूत होंगी कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं लास्ट 6 मंथ से और इनकी ये सैलरी है। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक स्टेटमेंट, यानी हमारे स्पाउस की लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम जो है, सैलरी जो है वो बैंक अकाउंट में आती है और बैंक स्टेटमेंट इस बात को शो करेगी। इस बात का एक और सबूत हो जाएगा कि ये शख्स जो है वो इतनी इनकम इसकी है और ये इनकम जो है वो इस अकाउंट में आती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों का पासपोर्ट होना जरूरी है आपकी उस फाइल में। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या चीजें शामिल है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी पे स्लिप्स, और आपका टेनेंसी एग्रीमेंट, और आपका काउंसिल टैक्स पेपर, यानी हर वो डॉक्यूमेंट जिस पर आपका नाम और आपका एड्रेस शामिल है, उस डॉक्यूमेंट को आप अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है टेनेंसी एग्रीमेंट। ठीक है, टेनेंसी एग्रीमेंट यानी कि अगर आप कहीं किराएदार हैं
तो आपके मालिक मकान के और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ होगा जिसकी कॉपी आपने होम ऑफिस को दिखानी है, यानी कि अपनी उस फाइल में आपने लगानी है। ठीक है, अगर आप किराएदार नहीं है, आप मालिक मकान है, तो आप अपने जो आपके घर के जो डॉक्यूमेंट है वो आप शो करेंगे, और अगर आप कहीं पर किराएदार है तो फिर आप अपना टेनेंसी एग्रीमेंट शो करेंगे, जो इस बात को प्रूव करता है कि आपके पास रहने की जगह है। और जब आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस जो है वो आपके पास आएंगे तो उनको रिहाइश का कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली उनको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका निकाहनामा। ठीक है, आपने अपना निकाहनामा भी उस फाइल में लगाना है जो आपने होम ऑफिस को देनी है। ठीक है, यानी कि आप जब अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने अपना निकाहनामा भी उसमें शो करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें शामिल है सबसे पहले आपका ऑब्वियसली निकाहनामा तो शामिल ही है, इसके अलावा आपकी शादी की तस्वीरें। ठीक है, और अगर आप शादी के बाद कहीं हनीमून पर गए हैं तो उसकी तस्वीरें शामिल होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने और आपके हस्बैंड ने कभी अपने रिलेशनशिप के यानी कि एंगेजमेंट से लेकर अपनी शादी तक, या शादी के बाद जब आपके हस्बैंड आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब तक, अगर आपने और आपके हस्बैंड ने एक दूसरे को कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे हैं या मिसिंग कार्ड्स भेजे हैं तो वो भी आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग वॉइस चैट करते हैं या वीडियो चैट करते हैं तो उसकी भी कोई आप जो है ना वो कॉपी करवा कर आप उसको भी एज अ एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए ये होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, यानी जर्नल रिक्वायरमेंट। इनके बगैर हम अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट्स हमने हर हाल में होम ऑफिस को प्रोवाइड करने ही करने हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमने होम ऑफिस की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने हमसे मांगी थी हमने पूरी कर दी, हमने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने के बावजूद भी कुछ लोगों का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब उस रिफ्यूज़ल की वजह क्या होती है, हमने इस बात पर ध्यान देना है कि ऐसा आखिर हमने तो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी तो फिर हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, अब सोचने की बात तो ये है ना। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करना सिर्फ मकसद नहीं होता, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें होम ऑफिस के कहे बगैर ही होम ऑफिस को प्रोवाइड कर देना चाहिए, ताकि कल को हमारे वीज़े पर एलिगेशन ना लग सके और हमारा वीज़ा जल्द अज जल्द लग सके। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका डिटेल आंसर जरूर दूंगी। ठीक है जी। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए जनाब, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।